बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चर 3 का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AFC 4। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ये याद रखिएगा कि जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया वो पुराने लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करें एकदम, या डायरेक्टली जब आप डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर पे जंप करेंगे तो इससे पिछले लेक्चर्स में जो बात बताएगी नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको डेफिनेटली वो बातें साथ कैलकुलेट और कंक्लूड हो रही होंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए, उनको देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पर आइए। डायरेक्टली जब भी आप जंप करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सब से कि आप लोग इससे पिछले जो चैप्टर्स हैं या पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आइएगा। तो स्टूडेंट्स, हम सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास सिस्टम आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 3 के अंदर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है। सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली जब भी आप किसी भी डिवाइस के अंदर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वे होता है, जो तरीक़ाकार होता है, उसको आप सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं, द टर्म सिस्टम आर्किटेक्चर रेफर्स टू वे इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम connected such as printer, PCs, storage devices are linked together and how they are interact। कि कैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हुए और कैसे वो काम कर रहे हैं, ये इस चीज़ को आप सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पर माउस जो है वो CPU के साथ कनेक्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्ट है, तो वो कैसे कनेक्ट हुआ और वो कैसे काम कर रहा है, ये सिस्टम आर्किटेक्चर कहलाता है। दो तरह के सिस्टम आर्किटेक्चर होते हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड और एक है डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट मिड में होता है और बाकी पैराफेरल डिवाइसेस पहले और बाद में आती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऐसा होता है जिसमें सेंटर में कोई भी प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं आएगी या उसका ताल्लुक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जो है वो ना हो, वो एंड यूज डिवाइस हो या आखिर में इस्तेमाल हो रही है, तो ऐसे को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास सबसे पहले इनपुट है और इनपुट के बाद देन आपके पास है प्रोसेसिंग और देन आपके पास है आउटपुट। तो इस सिस्टम के अंदर आपके पास जो प्रोसेसिंग है तो वो बेसिकली आपके पास, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पर, कीबोर्ड से डाटा आपने इंटर किया और कीबोर्ड से डाटा इंटर करने के बाद ये आपके पास CPU में चला गया और आउटपुट आपके पास VGA कोई भी है या मैं LCD लिख लेता हूँ यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। तो हमारे पास ये डाटा जो है वो कीबोर्ड से एंटर हुआ, CPU के पास गया और LCD को मिल गया। अब जो CPU है ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है LCD और कीबोर्ड के लिए, क्योंकि ये मिड में आ गया, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। कीबोर्ड और LCD बग़ैर CPU से पूछे या बग़ैर इसके इंटरेक्ट किए कोई भी काम नहीं कर सकते, तो ये आपके पास सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब अगर मैं ये बात करूं कि आपने कोई डाटा स्कैन किया है और स्कैनिंग के बाद CPU को रिजल्ट मिला और डायरेक्टली प्रिंटर के पास चला गया, तो ये जो प्रिंटर है ये बेसिकली आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, क्योंकि मैं एंड डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ कि स्कैनर या प्रिंटर ये आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसका ताल्लुक
सीपीयू से है ज़रूर, लेकिन ये आपके पास एंड पे डिवाइसेस आ रही हैं, फर्दर मोर इसके बाद कोई डिवाइस नहीं आ रही, तो इनको आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहेंगे। आप सिस्टम आर्किटेक्चर को किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो नेटवर्क्स हैं वो 3 तरह के नेटवर्क्स हैं, लैन, मैन एंड वैन। ये 3 तरह के, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं। इन तीनों नेटवर्क्स को आप किसी भी टपोलॉजी के ज़रिए जोड़ सकते हैं। आप इसको बस टपोलॉजी के ज़रिए जोड़ सकते हैं, आप इस नेटवर्क को बना सकते हैं ट्री टपोलॉजी के ज़रिए, आप इसको रिंग टपोलॉजी के ज़रिए बना सकते हैं, आप इसको मैश टपोलॉजी के ज़रिए बना सकते हैं, आप इसको जो है स्टार टपोलॉजी के ज़रिए भी बना सकते हैं। ये 5 तरह की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टपोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए आप वैन, मैन और लैन नेटवर्क बना सकते हैं। ये तीनों सिस्टम आर्किटेक्चर को शो कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की तरफ। तो सबसे पहले क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। अमूमी तौर पर क्लाइंट जो है वो किसी भी ग्राहक को कहा जाता है। हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर भी क्लाइंट ऐसे नोड को या ऐसे कंप्यूटर को या ऐसे एंड को कहा जाता है, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर से डाटा ले रहा होता है। और सर्वर एक ऐसा नोड होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और आप ले रहे होते हैं। उस वक्त आप क्लाइंट हैं और वो शख्स सर्वर है जो कि आपको जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है वो देता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर जब भी आप YouTube से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो उस वक्त YouTube सर्वर है और आप क्लाइंट है। तो मैं किसी भी डेटाबेस नेटवर्क की बात करूं या किसी सर्वर से जब आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उस वक्त आप क्लाइंट और वो सर्वर जो है या वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सर्वर कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब पूरी दुनिया आपके लिए क्लाइंट है और आप सर्वर होते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हैं इंटरनेट पे। मिसाल के तौर पर जब आप फेसबुक पे अपनी ही पिक्चर अपलोड करते हैं तो जब आप अपलोड कर रहे हैं उस वक्त आप सर्वर हैं और पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट होती है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अंदर जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि वो इंफॉर्मेशन दे और सर्वर उसको इंफॉर्मेशन देता है, तो इस प्रोसेस को कि जिसमें क्लाइंट सर्वर को या सर्वर क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो उसको क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कहा जाता है। उस प्रोसेसिंग को उस क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कहा जाता है। जिस वक्त मैं फेसबुक से, यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से इंफॉर्मेशन ले रहा होता हूँ तो उस वक्त उस कंप्यूटिंग को, उस अमल को क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कहा जाता है। अब जो सर्वर्स हैं ये कौन है? सर्वर वो है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। सर्वर हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक सर्वर हमारे पास है फाइल सर्वर, या मैं अगर सिंपली ये कहूँ कि सर्वर को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मकसद अगर डिफाइन हो जाए तो वही उसका नाम बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा सर्वर जो कि फाइल्स को प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्वर को फाइल सर्वर कहेंगे। कोई ऐसा सर्वर जो कि इमेजेस को प्रोवाइड कर रहा है तो उसको मैं कहूँगा इमेज सर्वर। ऐसा सर्वर कौन सा हो सकता है? मिसाल के तौर पर पिंटरेस्ट से आप इमेजेस ले रहे हैं तो वो इमेज सर्वर कहलाएगा।
इसी तरह अगर आप विकिपीडिया पे जाएं और वहाँ से टेक्सुअल डाटा ले रहे हो तो वो सर्वर टेक्सुअल सर्वर कहलाएगा, जो कि टेक्स्ट दे रहा है आपको। सिमिलरली अगर आप यूट्यूब से देखें, आप यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर यूट्यूब से आप वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपके पास वीडियो सर्वर कहलाएगा। तो कोई भी सर्वर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो उसी से उसका नाम बन जाता है। इसी तरह कोई ऐसा सर्वर जो कि नेटवर्किंग करवा रहा है तो ऐसे सर्वर को नेटवर्क सर्वर कहा जाता है। इसको ज़्यादा आसान कर देता हूँ, नेटवर्क सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो आपस में डिफरेंट नोड्स को जोड़े रखता है, ऐसे सर्वर को नेटवर्क सर्वर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट टर्मिनल्स के या डिफरेंट कंप्यूटर्स के आपस में जितने भी मैसेजेस एक दूसरे को कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से मैसेज दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है या एक कंप्यूटर से कमांड दूसरे कंप्यूटर में जा रही है, तो ये उन कमांड्स को कंट्रोल करवाता है, उन कमांड्स को राउट करवाता है, राउट करवा के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं सीपीयू, व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब डिटेल से चलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है बनाया जाता है खास किस्म की प्रोसेसिंग के लिए, इसी तरह उसके अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो मेन काम है दिमाग का, वो भी खास मकसद के लिए ही बनाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक हाई प्रोसेसिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गेम खेली जा रही है, पबजी गेम खेली जा रही है बहुत ज़्यादा, फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, तो ऐसी गेम्स को आप ऐसे प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कि प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हो। मिसाल के तौर पर आप पबजी को पेंटियम 2 या पेंटियम 3 के कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी कंट्रोल्स हैं, हाई प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हैं, उनके लिए हाई प्रोसेसिंग सिस्टम ही ज़रूरत पड़ता है। तो सीपीयू क्या है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, समटाइम हम ऐसा करते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह माइक्रो प्रोसेसर भी नाम ले लेते हैं, तो इट मीन कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब सीपीयू के अंदर क्या है और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या है, इन दोनों के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा, लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। बस इतना मैं आपको बता दूं कि सीपीयू जो है वो बेसिकली आपके पास बॉक्स है जिसके अंदर आपके पास बसेस हैं, रैम रजिस्टर्स वगैरह मुकम्मल मौजूद हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसके अंदर एक सर्किटरी चिप है जो कि प्रोसेसिंग करवा रही है। अब सीपीयू के जो हैं वो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 3 मेन कंपोनेंट्स हैं? एक आपके पास है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपके पास है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और थर्ड है आपके पास रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंप्यूटर में आने वाली इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर पे जाने वाली इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर से अब क्या काम करवाना है, कब वेट करवाना है, कब कंप्यूटर को कौन सी इंस्ट्रक्शंस देनी है, इमरजेंसी कमांड को कब कंक्लूड करवाना है, ये सारे के सारा काम कंट्रोल यूनिट का काम है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि कंप्यूटर के तमाम मामलात को देखता है। कौन से इंस्ट्रक्शंस को कब प्रोसीड होना है, कौन से इंस्ट्रक्शंस को रुक जाना है, किसको ख़त्म कर देना है, ये सारा का सारा काम कंट्रोल यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट को आप एज अ मैनेजर भी कह सकते हैं जो कि तमाम किस्म की वर्किंग को मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद है एएलयू। एएलयू जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, एक है अरिथमेटिक यूनिट और एक है लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट
arithmetic unit, and second is logical unit. अब अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बता दूं, इन दोनों में ये फ़र्क है कि अरिथमेटिक यूनिट वो हैं या अरिथमेटिक फंक्शंस वो है, मतलब अरिथमेटिक यूनिट ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो आपके पास मैथमेटिकल फंक्शंस है। मिसाल के तौर पे 2+2 के फंक्शंस हो गए, कोई दूसरे तीसरे फंक्शंस हो गए, तो सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करेगा। मैथमेटिकल फंक्शंस सब के सब जो हैं वो अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है, जबकि लॉजिकल यूनिट क्या करता है? लॉजिक्स जितने भी हैं उनको डील करेगा। लॉजिक कौन कौन सी हैं? आपके पास और लॉजिक है, आपके पास नॉट लॉजिक है, आपके पास एंड लॉजिक है। बेसिक 3 ही लॉजिक्स हैं। इसी तरह आपके पास इक्वल टू की लॉजिक हो सकती है, आपके पास लेस देन की लॉजिक हो सकती है, आपके पास ग्रेटर देन की लॉजिक हो सकती है। तो तमाम इस तरह की लॉजिक्स जो हैं वो लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं रजिस्टर्स पर कि रजिस्टर्स का क्या काम है। रजिस्टर्स बेसिकली आपके पास कंप्यूटर में आने वाली इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हैं उनको स्टार्ट में जितने भी आपकी कमांड्स हैं उनको रजिस्टर्स में सेव करता है। रजिस्टर्स जो है वो बिल्कुल आपके माइक्रो प्रोसेसर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सम टाइम माइक्रो प्रोसेसर के मिड चिप में ही मौजूद होता है, सम टाइम ये माइक्रो प्रोसेसर के करीब ही ये लगे होते हैं। रजिस्टर्स 3 तरह के हैं, एक है L1, सेकंड है L2 और थर्ड है L3। मैं बता देता हूँ ये रजिस्टर्स करते क्या हैं और इनका काम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई कमांड देते हैं, मिसाल के तौर पर आपने Ctrl+C कमांड दे दी, मैं इन सब को सिलेक्ट करके Ctrl+C कमांड दे देता हूँ, तो ये कमांड बेसिकली कहीं ना कहीं जाकर सेव हो गई है। अब ये जो कमांड है ये बेसिकली सबसे पहले, अगर तो इसका साइज़ कम है तो ये सबसे पहले जाकर रजिस्टर्स में सेव होगी। अगर इस कमांड का साइज़ बड़ा है तो ये रजिस्टर L1 में जाकर सेव होगी। अगर इसका साइज़ बड़ा है, इस कमांड का साइज़ बड़ा है और ये L1 में नहीं आ सकती तो ये फिर L2 में सेव हो जाएगी। अगर इसमें भी जगह कम है या कमांड का साइज़ इससे भी बड़ा है तो वो L3 में जाके सेव हो जाएगी। लेकिन अगर साइज़ इससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर डेफिनेटली ये जाके सेव हो जाती है रैम में, और अगर इससे भी बड़ा साइज़ है तो डेफिनेटली हार्ड डिस्क की डिपार्चरी स्टोरेज में जाके ये सेव हो जाएगी। और अगर इससे भी बड़ा साइज़ है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हैंग हो सकता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो स्टक हो सकता है इस सूरत में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर आगे मज़ीद पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है सिस्टम बसेस क्या होती हैं, रैम क्या है, कैशे मेमोरी क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। ये इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।